शुरू करना है। सर जी यू टीच हिस्ट्री माइंड ब्लोइंग। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल। ओके, चलिए हिमाचल में तो बेहतरीन मौसम होगा। 11 बजे से वेट कर रहे हैं बेटे। 11 बजे से आप क्यों वेट कर रहे हैं? जब क्लास का टाइम ही 11:15 था, तो आप 11 बजे से क्यों वेट कर रहे थे? आपने 15 मिनट फालतू में अपना डेटा खर्च किया नहीं? चलिए, आज हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, प्री मेडिवल इंडिया। हिंदी में ये कहलाएगा गुप्तोत्तर काल, और इसे आप कह सकते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत। तो सारे के सारे लोग लाइव हो चुके होंगे। जिन लोगों को भी ये क्लास लाइव अटेंड करनी होगी, तो सारे के सारे लोग लाइव आ चुके होंगे। सर पॉलिटी की क्लास बेटे, जैसे ही हम लोग एंशिएंट इंडिया खत्म कर लेंगे श्रेया, तो वैसे ही तुरंत पॉलिटी की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। टेंशन मत लीजिए, हिस्ट्री का सिलेबस पॉलिटी के सिलेबस से 3 गुना है, ये मान के चलिए। इस वजह से थोड़ा सा हिस्ट्री खींची जा रही है। जैसे ही एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपकी पॉलिटी की क्लासेस मैं कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप परेशान ना हुए। सर अब वीक में 3 दिन क्लासेस होंगी जी। देखिए, ये निश्चित नहीं है, ये निर्धारित नहीं है। ठीक है, आज इस स्लॉट में मैं फ्री था, तो मैंने कहा कि आप इस बैच में क्लास लगा लीजिए, इसलिए मैंने इसमें क्लास ली है। अल्टीमेटली आप लोगों से ज़्यादा टेंशन मुझे है आपकी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सारे के सारे लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल, हमने कल पढ़ा था और मैंने कल आपको बताया था कि लगभग 550 ईस्वी के आसपास तक जाकर जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, वो पूरी तरीके से क्या हुई, समाप्त हुई। और जैसे ही गुप्त वंश समाप्त हुआ, तो धीरे धीरे मगध की जो इंपॉर्टेंस थी, या जो मगध की वैल्यू थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और अगर हम 7th सेंचुरी के बारे में बात करें, 6th सेंचुरी के एंड की और 7th सेंचुरी की शुरुआत के बारे में बात करें, तो पूरी तरीके से जो इन्फ्लुएंस मगध का हुआ करता था, वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्योंकि वो ज्यादातर व्यापार और वाणिज्य पर ही क्या था, आधारित था। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से धीरे धीरे पिछड़ने लगा मगध, और अब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, अब जो आकर्षण का केंद्र बना, वो उत्तर प्रदेश का ही एक स्थान बना, जिसे हम कन्नौज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, गुप्तोत्तर काल में हमें एक तो महत्वपूर्ण रूप से हर्षवर्धन के बारे में बात करनी है, और हम इस टॉपिक में बात करेंगे उन छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हर्षवर्धन का काल समाप्त हुआ 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में, तो हर्षवर्धन के मरने के बाद हमारे देश में एक डिवीजन पीरियड चला, एक विभाजन का काल चला, और हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राजवंशों में बट गया। और वो छोटे छोटे राजवंश कौन कौन से थे, किस किस जगहों पर उन्होंने शासन किया, कौन कौन से मुख्य रूलर्स थे, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस प्री मेडिवल इंडिया या पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हर्षवर्धन। सबसे पहले हेडिंग डालिए हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में शासन किया हर्षवर्धन ने। और ध्यान रखेंगे, ही इज नोन एज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम हिंदू शासक ही कौन कहलाता है, हर्षवर्धन। ये कहलाता है भारत का अंतिम हिंदू शासक। हम सब जानते हैं हिज डायनेस्टी वॉज, ये किस वंश का राजा था, लिख लीजिए पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पुष्यभूति वंश का राजा था, जिसे कॉमनली वर्धन वंश या वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, द कैपिटल ऑफ दैट पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर हुआ करती थी, जो वर्तमान में कहां पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। लेकिन ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी सेकंड कैपिटल, अपनी द्वितीय राजधानी कन्नौज को बनाया था। सर हेमू भी तो लास्ट हिंदू रूलर था मेरे भाई। हेमू वॉज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। मैंने आपको बताया था दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा माना जाता है हेमू। लेकिन अभी हम दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा नहीं, भारत के अंतिम हिंदू राजा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। हिज फादर वॉज प्रभाकर वर्धन, इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। एंड हिज मदर वॉज यशोमती, और इसकी माता का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन का ही बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, हुआ करता था राज्यवर्धन। और हर्षवर्धन की ही एक सिस्टर थी, एक बहन थी, जिसका नाम था राज्यश्री। गुप्ता डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड या गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का शासन रहा, और इसी पुष्यभूति वंश में रूल किया करता था हर्षवर्धन का पिता, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई। और जब 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, तो इसके मरने के बाद इसी का बड़ा बेटा पुष्यभूति वंश या थानेश्वर का अगला शासक बना, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, राज्यवर्धन के नाम से। और ध्यान रखेंगे, 605 ईस्वी में ही थानेश्वर के सिंहासन पर शासक बनकर बैठा राज्यवर्धन।
और जब 605 ईस्वी में थानेश्वर में शासन करना शुरू किया राज्यवर्धन ने, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी के कंटेम्प्रेरी मालवा में एक और रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था देवगुप्त। और इसी के समकालीन, इसी के कंटेम्प्रेरी एक और रूलर रूल किया करता था, कहां पर? बंगाल में या बंगाल में। और इस रूलर का नाम था शशांक। ध्यान रखेंगे ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था, वो पीपल का पेड़ या वो बोधि वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी को कटवाने का काम किसने किया था? शशांक ने। और जब उत्तर भारत के हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर राज्यवर्धन रूल कर रहा था, तो उस समय मालवा का राजा था देवगुप्त और बंगाल का राजा था शशांक। और ध्यान रखेंगे उस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या चल रहा था? तो ध्यान रखेंगे उस समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करती थी जो कहलाती थी मौखरी डायनेस्टी या मौखरी वंश। और इसी मौखरी वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था गृहीवर्मन। और ध्यान रखेंगे इसी गृहीवर्मन की ही पत्नी हुआ करती थी राज्यवर्धन की बहन जिसका नाम था राज्यश्री, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन प्रॉब्लम एक थी जो हमेशा से इतिहास में रही, इस राज्यश्री को पसंद किया करता था बंगाल का शासक शशांक, और वो राज्यश्री से विवाह करना चाहता था। लेकिन ये पत्नी थी किसकी? कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहीवर्मन की। और क्योंकि मालवा का राजा देवगुप्त और बंगाल का राजा शशांक आपस में मित्र थे, इसीलिए दोनों ने मिलकर अटैक किया किस पर? कन्नौज पर। शशांक ने बंगाल से और इधर मालवा से देवगुप्त ने, दोनों ने मिलकर कन्नौज पर अटैक किया। और कन्नौज पर अटैक करके दे डिफीटेड गृहीवर्मन, इन्होंने गृहीवर्मन को पराजित किया और गृहीवर्मन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। और राज्यश्री को अपने साथ अगवा करके ले गया शशांक, कहां पर? बंगाल। और जब इस बात का पता चला थानेश्वर में किसको? राज्यवर्धन को, तो थानेश्वर से ही राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर बढ़ चला अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। और इस राज्यवर्धन की जो सबसे पहली भिड़ंत हुई, जो सबसे पहले लड़ाई हुई, वो किससे हुई? देवगुप्त से। और ध्यान रखेंगे इस राज्यवर्धन के द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी गई। लेकिन जब राज्यवर्धन की भिड़ंत शशांक से हुई तो राज्यवर्धन शशांक को ना हरा सका, और इस शशांक ने राज्यवर्धन को हराकर इसकी हत्या कर दी। कहने का मतलब राज्यवर्धन ने हत्या करी देवगुप्त की और शशांक ने हत्या कर दी राज्यवर्धन की। जो बात है कब की? 606 ईस्वी की। और जैसे ही राज्यवर्धन मरा तो हम सब जानते हैं इसका छोटा भाई हर्षवर्धन, जिसकी आयु उस समय मात्र 16 वर्ष थी, तो मात्र 16 वर्ष की आयु में ही थानेश्वर के सिंहासन पर शासक बनकर कौन बैठा? हर्षवर्धन। और इसका कोरोनेशन या इसका राज्याभिषेक 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में हुआ। और जिस साल इसका राज्याभिषेक हुआ 606 ईस्वी में, उसी साल ध्यान रखेंगे इसने चलाया हर्ष संवत। इसी ने सिंहासन पर बैठकर चलाया हर्ष संवत। और फिर हर्षवर्धन के ही द्वारा बंगाल के शासक शशांक की हत्या की गई और शशांक को पराजित करके उसके चंगुल से अपनी बहन राज्यश्री को छुड़ाया हर्षवर्धन ने, और राज्यश्री को फिर से शासक बनाकर उसे कहां पर बसाया? कन्नौज में। और ताकि कन्नौज पर नियंत्रण हर्षवर्धन भी रख सके, यही कारण था कि इसने अपनी दूसरी राजधानी ही किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। और 606 ईस्वी से लेकर 647 तक का जो पीरियड रहा, ये किसका रहा? हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमें कहां से मिलती है? भाई हर्षवर्धन का ही कोर्ट पोएट या दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट, और इस बाणभट्ट के ही द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित, जहां से हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में 629 ईस्वी में अ फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग अराइव्ड इन इंडिया। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग भारत आया। और ध्यान रखेंगे ही स्टेड हियर टिल 645 एडी, और ये 645 ईस्वी तक भारत में रहा। दोबारा से लिख देता हूं, शायद कट गया है, दिख नहीं रहा है, यहां पर लिख देता हूं हुआन सांग। ये 629 ईस्वी में आया और यहां पर 645 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी हुआन सांग के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, इसी हुआन सांग के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था सी यू की, जिसका मतलब है द लाइफ, जीवन। इसके अलावा ध्यान रखेंगे खुद एक बहुत बड़ा साहित्यकार था हर्षवर्धन, इसीलिए ये इतिहास में साहित्यकार सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। और हम सब जानते हैं इसने भी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। मैंने लिखवाया था आपको नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हुआन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में ही भारत के बारे में वर्णन किया है। और ध्यान रखेंगे ये जो हुआन सांग था, ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। और इसी ने अपनी सी यू की नामक पुस्तक में भारत के शूद्रों को कृषक या किसान बताया है। और इसी ने सी यू की में ऐसा लिखा है कि जब ये हिंदुस्तान आया था तो उस समय बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म 18 कम्युनिटीज या 18 समुदाय में विभाजित था। और इसी ने ऐसा बताया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि 100 गांवों के रेवेन्यू से या राजस्व से नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। ये बात हुआन सांग ने अपनी सी यू की नामक पुस्तक में लिखी है।
इसके बाद ध्यान रखेंगे जो हर्षवर्धन था ये सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। और हम सब जानते हैं ही टुक द टाइटल ऑफ शीलादित्य। इसने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। और भारत के इतिहास में शीलादित्य के नाम से ही कौन प्रसिद्ध है? हर्षवर्धन प्रसिद्ध है। और अगर हम इसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बात करें, अगर हम इसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर में इसका साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक, दक्षिण में नर्मदा तट तक था। और अगर पूर्व की बात करें तो ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में, पश्चिम में वल्लभी गुजरात तक। ये वही वल्लभी है जहां पर दूसरी जैन महासंगीति हुई थी। कहने का मतलब पूरे के पूरे उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का अधिकार था। और आप सब जानते हैं ये वही भूभाग है जिसे कभी प्राचीन समय में आर्यवर्त कहा जाता था। अगर हम बात करें कश्मीर के बारे में तो ध्यान रखेंगे कश्मीर हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था। कश्मीर पर इसका अधिकार नहीं था। और क्योंकि उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में वल्लभी गुजरात से लेकर ईस्ट में बंगाल तक शासन था किसका? हर्षवर्धन का। इसीलिए इसे कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के बड़े भूभाग पर आखिरी बार इसने क्या किया था? अधिकार किया था। और ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें दक्षिण भारत के बारे में तो हर्षवर्धन, ध्यान रखेंगे, दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। ये दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। आपसे पूछेंगे एकमात्र शासक जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो ध्यान रखेंगे दक्षिण में नर्मदा नदी के बाद ये अपने साम्राज्य को नहीं फैला पाया। क्यों नहीं फैला पाया? क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर ही, ध्यान रखेंगे, इसे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। और ध्यान रखेंगे हु वॉज पुलकेशिन सेकंड? कौन था पुलकेशिन द्वितीय? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। हम इतिहास में दो चालुक्य वंश पढ़ते हैं, एक उत्तर भारत का चालुक्य वंश और एक दक्षिण भारत का चालुक्य वंश। और अगर उत्तर भारत के चालुक्य वंश के बारे में बात करें तो वो गुजरात में हुआ करता था। गुजरात में एक जगह थी अनहिलवाड़, तो उन्हें अनहिलवाड़ के चालुक्य बोलते हैं, जिसमें हम भीम प्रथम, मूलराज द्वितीय, इन शासकों के बारे में बात करते हैं। और एक दक्षिण भारत का चालुक्य वंश होता है जिन्हें हम बादामी के चालुक्य बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे बादामी के ही चालुक्य वंश, बादामी के ही चालुक्य वंश का राजा हुआ करता था पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन द्वितीय के ही द्वारा पराजित किया गया था किसको? हर्षवर्धन को। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के मरने के बाद शुरू हुआ द ग्रेट डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत का महान विभाजन का काल। और इसके बाद हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ गया। भाई आप सब जानते हैं जहां एक तरफ हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई। और पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब ने ही 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। और उसके बाद अरब से ही दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मुस्लिम शासकों को भेजा गया और कहा गया कि जाइए और जाकर पूरे के पूरे विश्व में प्रचार कीजिए इस्लाम धर्म का। इसीलिए 8th सेंचुरी शुरू होते ही 712 ईस्वी में हमारे देश पर अरबों का सबसे पहला आक्रमण हुआ, जो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और भारत पर अटैक करने वाला और सफल होने वाला सबसे पहला मुसलमान ही कौन कहलाता है? मोहम्मद बिन कासिम कहलाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया और 714 ईस्वी में वापस लौट गया। और उसके बाद सीधा कौन आया? महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में। तो वो जो महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के बीच का जो लगभग 300 साल का पीरियड है वही दोस्तों क्या कहलाता है? प्री मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्यकालीन भारत। जिस समय हमारा देश छोटे छोटे डायनेस्टीज में बटा हुआ था, इसी का फायदा मिला बाहर के मुस्लिम इन्वेडर्स को। इसीलिए जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स ने आकर यहाँ पर अटैक किया वो सारे के सारे सक्सेसफुल हुए। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि हम लोग आपस में ही कैलिब्रेटेड नहीं थे और हम आपस में ही क्या थे? विभाजित थे या डिवाइडेड थे। तो दोस्तों अब हम पढ़ना शुरू करेंगे प्री मेडिवल इंडिया या पूर्व मध्यकालीन भारत, जिसमें हम मुसलमानों के अटैक या महमूद गजनवी के आने से पहले की बात या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से पहले के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ फेमस डायनेस्टीज जो यहां पर एग्जिस्ट किया करती थी। तो चलिए फटाफट से प्री मेडिवल इंडिया में हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के राजवंश। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राजवंश। फटाफट से शुरू करने वाला हूं। किसी का यहां पर कोई सवाल या डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट। साउथ इंडिया के बाद कराएंगे, ये कैसा डाउट है भाई? ऑब्वियसली इसके बाद ही कराएंगे, पहले कराऊं? तो बात तो एक ही है भाई, जब हेडिंग डली हुई है प्री मेडिवल इंडिया और हेडिंग डली हुई है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो जब नॉर्थ इंडिया मैं करा दूंगा तो ऑब्वियसली फिर साउथ ही बचेगा, है ना? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? प्रॉफिट मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, गुर्जर या प्रतिहारास।
गुर्जर या प्रतिहार वंश। सबसे पहली चीज तो मैं बता देता हूं, ये सारी की सारी वो डायनेस्टीज हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बेहद कम होगी, ना के बराबर। क्योंकि एंशिएंट इंडिया से जब सवाल बनते हैं तो भाई मौर्य वंश से बनते हैं, गुप्त वंश से बनते हैं, बौद्ध धर्म से बनते हैं, जैन धर्म से बनते हैं। इसलिए यहां पर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट स्पेसिफिक सी चीजें हैं जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर मैंने जिक्र नहीं किया तो बस विद्रोह उठेगा और आप लोग बस यहां पर लिखना शुरू कर देंगे, लुटेरे हैं, लूट लिया, है ना, पैसा ले लिया और लूट लिया, तो आप लुट जाएंगे, फिर लुटे पीटे से महसूस करेंगे। तो इसीलिए ठगा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं है, पर ठीक है, कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं या फिर फॉर योर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज हरिचंद्र। इस वंश की स्थापना हरिचंद्र नामक शासक के द्वारा की गई थी। द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहारास या गुर्जर प्रतिहार वंश वॉज हरिचंद्र। इसकी स्थापना हरिचंद्र नामक ही एक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, इस वंश के जो पूर्वज हुआ करते थे, ध्यान रखेंगे, वो लोग भी सामंत या मंत्री हुआ करते थे। कहां पर? थानेश्वर या हर्षवर्धन के काल में। लेकिन हर्षवर्धन का पतन हुआ तो हर्षवर्धन के बाद हम सब जानते हैं कन्नौज को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसके बारे में आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद हमारा जो देश था वो छोटी छोटी डायनेस्टीज में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस वजह से कई सारी डायनेस्टीज निकल कर आई, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की। इसके बाद ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक, द फर्स्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक, ध्यान रखेंगे, हुआ नागभट्ट फर्स्ट या नागभट्ट प्रथम। केवल शासकों के नाम भी याद हो जाएं तो बहुत बढ़िया है, तो कर लीजिएगा। अगर हो जाए तो ना होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ध्यान रखेंगे, नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन या ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में इसे मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। और मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि वो हूण शासक या वो हूण रूलर्स जो विदेश से आए थे और जिन्होंने लगातार आक्रमण करके गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त साम्राज्य की शक्ति को क्या किया था, कमजोर किया था, वो जो हूण थे उन्हीं को क्या कहा जाता है, मलेच्छ कहा जाता है। और मलेच्छों का विनाशक ही ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख में किसको कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, द फोर्थ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज वत्सराज। लेकिन इस वंश का चौथा शासक वत्सराज था। और क्योंकि इंपॉर्टेंट आदमी है तो ध्यान रखेंगे, लगभग 780 ईस्वी से 805 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और यही कहलाता है, लिखेंगे, एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का वास्तविक संस्थापक। यही इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, जिसे हम वत्सराज के नाम से जानते हैं। इसके बाद वत्सराज वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसे हम नागभट्ट सेकंड या नागभट्ट द्वितीय के नाम से जानते हैं। इस वंश में वत्सराज के बाद अगला शासक उसका पुत्र बना, जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड या नागभट्ट द्वितीय। और ध्यान रखेंगे, इसी ने कन्नौज पर अधिकार करके अपनी राजधानी ही किसको बनाया, कन्नौज को बनाया। तो आज उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज नामक स्थान है, तो ध्यान रखेंगे वही कभी राजधानी हुआ करती थी किसकी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। लेकिन अगर आपसे पूछें कि हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का सबसे महान शासक, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो ध्यान रखेंगे इस वंश का सबसे महान शासक हुआ मिहिर भोज। इस वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज माना जाता है भाई, क्योंकि सबसे महान है। लिख लीजिए शासनकाल, जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे रूलिंग पीरियड, केवल नाम पूछेगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, रूलर्स जिस डायनेस्टी में ज्यादा होंगे हमेशा वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सबसे पहला सवाल क्या बनेगा, फाउंडर, जो अधिकतर पूछते हैं, हरिचंद्र। अगला सवाल क्या बनेगा, फर्स्ट फेमस रूलर या प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन होगा, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद पूछेंगे एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, जिसके समय में सही मायनों में पावरफुल हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश, वो हुआ वत्सराज। वत्सराज के बाद आया नागभट्ट सेकंड। तो सवाल क्या बनेगा कि किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया, नागभट्ट सेकंड को बनाया। अगला सवाल बनेगा, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, सबसे महान शासक कौन हुआ, तो ध्यान रखेंगे ही वाज मिहिर भोज। और मिहिर भोज में लिख लीजिएगा, he was the follower of वैष्णविज्म। he was the follower of वैष्णविज्म, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। एंड he took the title of आदि वराह एंड प्रभास, और इसी के द्वारा आदि वराह और प्रभास की उपाधि ली गई थी। he took the title of आदि वराह एंड प्रभास।
बहुत ही बढ़िया सर। जब हूणों को मलेच्छ कहते हैं तो आपने हूणों का विनाशक तो स्कंदगुप्त को बताया था। बेटे आपने नाम तो रानी रख लिया, लेकिन रानियों वाली बात नहीं कर रहे हो आप। कल हम कौन सा पीरियड पढ़ रहे थे जरा बताना। अब आप बोलोगे कि सर हम कल गुप्ता पीरियड पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल में या गुप्ता पीरियड में मलेच्छों का विनाशक, हूणों का विनाशक किसको कहा गया? स्कंदगुप्त को, क्योंकि मलेच्छों का, हूणों का सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, और स्कंदगुप्त ने मलेच्छ या हूण शासक तोरमान को उसमें पराजित भी किया। तो कहने का मतलब गुप्त काल में मलेच्छों का विनाशक स्कंदगुप्त है। लेकिन गुप्त काल खत्म हुए जमाना हो गया, अरसा हो गया बेटे। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब हम कहां पर हैं? अब आप खुद देख लीजिए, अब हम कहां पहुंच चुके हैं? 7th 8th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। और जब हम 7th 8th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं तो यहां पर मलेच्छों का विनाशक हमने इसको कह दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि इतिहास एक इतना बड़ा काल है, एक इतना बड़ा पीरियड है कि उसमें कभी भी सवाल ऐसे नहीं पूछ सकते हवा में। आपसे पर्टिकुलरली पीरियड देकर पूछेंगे। आपसे अब आपसे थोड़ी पूछ लेंगे कि बताइए भारत के इतिहास में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। क्या आपसे सवाल पूछेंगे? भाई ये सवाल नहीं बनेगा। आपसे पूछेंगे बताओ दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, पर्टिकुलर दिल्ली सल्तनत। मुगल वंश में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, ऐसे सवाल पूछेंगे। अब दिल्ली सल्तनत पूछे तो फिरोज शाह तुगलक आंसर है। मुगल वंश पूछे तो पहले अकबर और फिर औरंगजेब सही आंसर है। फिर ये पूछेंगे बताओ भारत से सती प्रथा का अंत किसने करा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा, राजा राम मोहन राय की मदद से। तो अलग अलग क्या होते हैं, सवाल बनते हैं अलग अलग पीरियड के हिसाब से। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कंफ्यूजन की जरूरत है। भाई कंफ्यूजन होगी, आप इतिहास पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन काहे की कंफ्यूजन, सारी की सारी चीजें तो स्पेसिफाई करके दी हुई हैं। तो हर चीज को स्पेसिफिकली समझें और उसकी इंपॉर्टेंस को उसके हिसाब से पढ़ें, तब आपको मजा आने वाला है। जी, इसके बाद लिखेंगे मिहिर भोज वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। मिहिर भोज वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था महेंद्र पाल प्रथम। हेडिंग डाल लीजिए। अगला हुआ महेंद्र पाल फर्स्ट या महेंद्र पाल प्रथम, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज एंड परमेश्वर। इसने महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के बाद भी तो हूणों का अटैक हुआ होगा। भाई साहब आप पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए। मैंने तो कल आपको गुप्त साम्राज्य के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण ही क्या बताया था? हूणों के लगातार आक्रमण। भाई स्कंदगुप्त के बाद भी हुआ, इसलिए तो गुप्तों की जो शक्तियां थी, गुप्त काल की जो शक्ति थी वो समाप्त हुई। लगातार हूणों के और मलेच्छों के आक्रमण होने की वजह से ही जो गुप्त साम्राज्य था वो कमजोर हुआ था। ध्यान रखेंगे। महेंद्र पाल प्रथम जो बेटा था मिहिर भोज का, इसका उत्तराधिकारी हुआ। और ध्यान रखेंगे महेंद्र पाल प्रथम के बाद इसमें अगला शासक बना महिपाल। महेंद्र पाल प्रथम के बाद अगला शासक बना महिपाल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इसके शासनकाल के बारे में बात करें तो 912 ईस्वी से 943 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अब इसका शासनकाल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई आप सोचेंगे ना कि कहीं पे शासनकाल लिख रहे हैं, कहीं पर नहीं। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसको उतनी ही वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, मैंने कहा महेंद्र पाल प्रथम के बाद महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक बना। और ध्यान रखेंगे यह एक प्रतापी शासक था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिखेंगे ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड इन 915-16, इसी के शासनकाल में 915-16 ईस्वी में A traveler from Baghdad arrived in गुजरात। एक प्रसिद्ध यात्री बगदाद से गुजरात आया। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। अब मुझे जल्दी से बता दो इस बगदाद के यात्री का नाम क्या था, फटाफट से बता दो। महिपाल के शासनकाल में 915-16 ईस्वी में एक प्रसिद्ध बगदाद से यात्री आया था इसके शासनकाल में, जो कहाँ आया था? गुजरात। इस आदमी का नाम क्या था? कौन था ये महापुरुष? बहुत ही बढ़िया, सचिन लिख रहा है इब्न बतूता। सचिन अगर तू मेरे सामने होता ना तो मैं कहता इब्न बतूता और तेरे बगल में लगाता जूता, और फिर पहने तो करता है जुर्म। अरे नालायक आदमी। बिल्कुल सही, मनीष ने बिल्कुल सही आंसर करा है। और ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए अल मसूदी। अल मसूदी नाम का ही बगदाद का एक निवासी, बगदाद का एक यात्री इसके शासनकाल में गुजरात आया था। 12:30। जी ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो बात कब की है? 1333 की। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अल मसूदी के बारे में। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1018 ईस्वी में, इन 1018 महमूद गजनवी डिफीटेड आ प्रतिहारा रूलर राज्यपाल। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित किया। कहने का मतलब जब महमूद गजनवी आएगा तो वो पराजित करेगा एक प्रतिहार शासक को भी जिसका नाम राज्यपाल था, 1018 ईस्वी में। और अगले ही साल 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी डिफीटेड त्रिलोचन पाल। और अगले ही साल महमूद गजनवी पराजित करेगा किसको? त्रिलोचन पाल को। एंड हु वाज त्रिलोचन पाल? ये राज्यपाल का बेटा था। इसी का बेटा या इसी का पुत्र हुआ करता था त्रिलोचन पाल। और बाप और बेटे दोनों को पराजित किया था किसने? महमूद गजनवी ने।
और ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज यशपाल। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ जो शासन किया करता था 1036 ईस्वी में। तो लगभग 11वीं सेंचुरी की शुरुआत तक 11वीं शताब्दी तक चलता रहा प्रतिहार वंश या प्रतिहार डायनेस्टी, जो कभी 8th सेंचुरी में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए गढ़वाल वंश। लिख लीजिए अगला गढ़वाल वंश। लगभग 1080-1085 के बीच गढ़वाल वंश की स्थापना एक रूलर के द्वारा की गई जिसका नाम था, लिख लीजिए, चंद्रदेव। द फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी या गढ़वाल वंश की स्थापना 1080 से 85 के बीच चंद्रदेव के द्वारा की गई। जिस समय गढ़वाल वंश की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें 11th सेंचुरी की शुरुआत तक, तो मैंने आपको बताया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासन रहा, लेकिन उसके बाद गढ़वाल डायनेस्टी ने ही यहां पर आकर शासन किया और कन्नौज पर अधिकार किया। इनकी राजधानी भी क्या हुआ करती थी, कन्नौज हुआ करती थी। और इसकी स्थापना चंद्रदेव नामक एक शासक के द्वारा की गई थी। और जिस समय गढ़वाल वंश की स्थापना हुई थी, तो आप सब जानते हैं उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था, तो हम सब जानते हैं उस समय दिल्ली तोमर डायनेस्टी या दिल्ली में तोमर वंश का अधिकार था। तो ध्यान रखेंगे, तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। तोमरों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन। चंद्रदेव के बाद इस वंश का अगला शासक चंद्रदेव का ही पुत्र हुआ, जिसका नाम था मदनपाल, जिसका नाम था मदनपाल, और जिसका शासनकाल लगभग 1104 ईस्वी से लेके 1114 ईस्वी तक रहा। ये लगभग 10 साल तक शासन किया किसने, मदनपाल ने। इसके बाद लिखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का महानतम शासक। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का महानतम शासक माना जाता है गोविंद चंद्र को। इस वंश का सबसे महान राजा हुआ गोविंद चंद्र, जिसने लगभग 1114 ईस्वी से लेके 1155 ईस्वी तक शासन किया गढ़वाल डायनेस्टी में। और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ विविध विद्या विचार वाचस्पति, और इसी के द्वारा विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की गई। ही टुक द टाइटल ऑफ विविध विद्या विचार वाचस्पति। इसके बाद लास्ट ग्रेट रूलर, इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ जयचंद्र। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यही इतिहास में राजा जयचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने लगभग 1170 से लेके 1194 तक शासन किया गढ़वाल डायनेस्टी में। और आपने कहानी सुनी होगी, ये वही शासक है, ये वही राजा है जिसकी डॉटर या जिसकी बेटी ही कौन हुआ करती थी, राजकुमारी संयोगिता, जिस पर दिलाया था किसका, चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, इसीलिए एक बार इस राजा जयचंद्र ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया। सारे के सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन नहीं बुलाया, नहीं आमंत्रित किया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। इसी बात को ईगो पर लेकर गया पृथ्वीराज चौहान, और भरे स्वयंवर में जाकर उसने संयोगिता को अगवा कर लिया और उसे विवाह कर लिया। और इसी बात से नाराज हुआ कौन, राजा जयचंद। और हम सब जानते हैं इन 1192 राजा जयचंद और ही हेल्प्ड मोहम्मद गौरी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसी ने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद की। और हम सब जानते हैं राजा जयचंद की ही मदद से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। लेकिन राजा जयचंद ने तो सिर्फ इसलिए मदद की थी क्योंकि उसका अपना स्वार्थ था, क्योंकि वो अपमान का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मोहम्मद गौरी उसी को अपना शिकार बनाएगा। 1194 में जब लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध, जो हुआ ही किस किस के बीच, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच। तो ध्यान रखेंगे, इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद्र को पराजित करके उसकी हत्या की और अधिकार किया किस पर, गढ़वाल डायनेस्टी पर, गढ़वाल वंश पर। बहुत ही बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें कमेंट। शिवानी लिख रही है पैसे ले लिए हैं और वीडियो नहीं चल रही। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रही है कि करियर बिल को फीस अगर आपने दे दी है तो करियर बिल की तरफ से आपको डेली 2 GB डेटा भी मिलेगा? आप तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हो?
वो उम्मीद आप जियो से रखिए, वो मुकेश अंबानी जी का काम है, वो हमारा काम नहीं है शिवानी। और अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही है इसका मतलब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पर केवल और केवल बैच खरीदा है, डेटा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ ये बात, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। पैसे ले लिए हैं और वीडियो नहीं चल रहा। मुझे पैसे दिए थे क्या? मेरे अकाउंट में भेजे थे क्या शिवानी? सारी की सारी चीजें ओके हैं, यहाँ से बिल्कुल वीडियो ठीक स्ट्रीम हो रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपके डिवाइस में नहीं चल रही है तो दैट इज द प्रॉब्लम इन योर डिवाइस। वो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब लोगों के डिवाइस में वीडियो चल रही है, आपके में नहीं चल रही है। पैसे ले लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। बताइए कितने करोड़ की संपत्ति आपने करियर के नाम करी है? सबसे पहले बताइए। हद होती है। लोग यहाँ पर लिखने से पहले सोचते भी नहीं है कि लिख क्या रहे हैं। अरे स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट ही रहिए, है ना? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखने शोभा नहीं देती हैं। इन सब कामों के लिए ना हमने वो बनाया हुआ है अपना जो हेल्प डेस्क बनाई हुई है ना, वो ये जो जितनी भी गालियाँ देते हो यहाँ पे, ये सारी वहाँ दिया करो हेल्प डेस्क पे। हमारा काम तो पढ़ाने का है भाई। हम थोड़ी आकर देखेंगे आपके घर पे कि आपकी वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है ना? भावी टीचर्स हैं आप, आगे चलकर आप अधिकारी बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। ये सब सिखाएंगे स्टूडेंट्स को, हैं? गंदे बच्चे, पाप चढ़ेगा तुम्हें, तुम्हें पाप चढ़ेगा। देखना तुम्हें जब आप यमराज के सामने जाओगे और जब चित्रगुप्त वहाँ पर हिसाब किताब करेंगे तो देखना नर्क का द्वार खुलेगा, फिर पता चलेगा मैं सही कह रहा था। चलिए एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है, जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रहा था। मेरी बात को लेकर दिल पे मत लगा लेना। खैर दिल पर लग भी जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया। जब तक बात दिल पर ना लगे तब तक हमें समझ में भी तो नहीं आती, ये भी तो जरूरी है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। वन गर्ल ऑफ यस्टरडे, ओके, वो सेइंग दैट प्लीज चेंज हिस्ट्री सर। अरे बिल्कुल भाई साहब, चेंज कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिस्ट्री चेंज कर दीजिए। वैसे भी ये तो बिल्कुल सही है। जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कौन कैसा पढ़ाता है? ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना? यहाँ पर कमेंट है ना, यहाँ पर फालतू की जो कमेंट है वो सिर्फ वही लोग करते हैं, है ना, जिनके पास ये वाला जो पार्ट है ना, या तो वो खाली है या फिर वो पूरी तरीके से लॉकडाउन में भस्म हो चुका है। ये दिक्कत है। तो मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ भाई साहब, चेंज कराइए टीचर, अगर नहीं पसंद में आ रहा तो, है ना? लाइए दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन टीचर। लेकिन किसी से भी पढ़ लीजिए, इतिहास यही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने घर से इतिहास की कहानियां बनाकर नहीं लाता हूँ। दुनिया का कोई भी टीचर आपको इतिहास पढ़ाएगा तो वो वही फैक्ट्स और कहानियां सुनाएगा जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये कहानियां मेरे साथ नहीं घटित हुई हैं, ये सारी की सारी कहानियां उन लोगों के साथ घटित हुई हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो लेकिन जिन लोगों का एटीट्यूड ही राइट नहीं है, जो पॉजिटिव ही एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं और जो सही अप्रोच से चल ही नहीं रहे हैं, उनका तो खुदा ही निगहबान है भाई, उनका तो भगवान ही मालिक है, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना? क्योंकि अपना तो सिंपल सी चीज़ है, अपना काम है कर्म किए जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में यही कहा था, तो हमें यही फॉलो करना है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चेंज करा दीजिए, वो चेंज करा दीजिए, ठीक है ना? तो आप चिंता मत कीजिए। आपकी गुहार लगाने से, आप तो सर्वोच्च न्यायालय में भी गुहार लगाएंगे तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। और वो महाभियोग की प्रक्रिया जो है हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, जब आर्टिकल 61 पढ़ेंगे आप, तब हम आपको बताएंगे महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर दुनिया की जितनी भी बहनें और जितने भी भाई बैठे हैं और मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की